Good morning everyone, this is Faisal Khan and you are watching the online classes conducted by Daffodils Public Secondary School. How are you? I hope you all are well at your home and doing your studies regularly. Yesterday we have completed your chapter 3rd of your textbook, The Glimpse of the Past. Okay? पास्ट की एक झलक या फिर पास्ट की कुछ झलकियाँ. ठीक है, ये जो चैप्टर था हमने कल कंप्लीट कर लिया था आपका, जो 7th पॉइंट से द स्पार्क्स यानी चिंगारियाँ कैसे भड़की. उसके बाद में रिवॉल्ट भी हमने कंप्लीट किया था, देखा था कि किस तरह से आंदोलन हुआ. और उसके बाद में फ़ाइट फॉर फ्रीडम यानी आज़ादी की लड़ाई किस तरह से लड़ी गई थी, उन सब चीज़ों को हमने देखा था. तो हिस्ट्री का एक छोटा सा झलकी थी यानी झलक थी, थोड़ी सी आपको दिखाना था कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था. उसके बाद में क्वेश्चन एंड आंसर्स थे. तो इसके लास्ट में जो हमें नोटबुक में करना है, कई बार बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं, बहुत सारे बच्चे, कि सर कौन सा क्वेश्चन करना है, ये वर्ड मीनिंग करना है या नहीं करना है. तो इन सब चीज़ों का आंसर मैं आपको आज सबसे पहले मैं देने वाला हूँ कि आपको किस तरह से नोटबुक में वर्क करना है. तो सबसे पहले तो आपको जैसे इस चैप्टर का वर्क करने वाले हो, तो सबसे फर्स्ट में जो आपके वर्ड मीनिंग जो इस चैप्टर के दिए हुए हैं, ठीक है, वो वर्ड मीनिंग आपको सबसे पहले नोटबुक के फर्स्ट पेज पर यानी चैप्टर स्टार्ट करते ही वहाँ पर लिखना है. और सबसे बड़ी बात ध्यान आप ये रखें कि आपके जो जब पिक सेंड करते हो तो वो उल्टी सीधी हो जाती है, इसलिए ये ध्यान रहे कि आप नोटबुक में हर पेज पर ऑलरेडी आप जो है ना, जितने भी पेजेस में आपने वर्क कर रहा है सब पर पेज नंबर ज़रूर डाल दें. हर पेज पर आपका पेज नंबर होना चाहिए, आपका नाम लिखा हुआ होना चाहिए हर पेज पर कि ये किस की कॉपी है, किसकी नोटबुक है. उसके बाद में आपके सब्जेक्ट का नाम और चैप्टर का नाम, ठीक है, ये आपको हर पेज पर ऊपर मेंशन करना है. यानी चाहे चैप्टर नेम आप शुरू में एक बार सेव कर लें, एक बार लिख दें उस पर, लेकिन क्लास, अपना नाम और पेज नंबर और सब्जेक्ट, ये 4 चीज़ें आप हमेशा अपने पेज पर ऊपर ही ऊपर लिखें, हर पेज पर लिखें, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि ये कौन सा पेज नंबर है. यानी कई बार मेरे पास में जब पिक्स आती हैं तो उल्टी सीधी हो जाती हैं वो, यानी पेज नंबर 4th पहले आ रहा है, पेज नंबर 3rd बाद में आ रहा है, तो वो समझ में नहीं आता कि कौन से चैप्टर का कौन सा वर्क है, कौन सा क्वेश्चन पहले आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन बाद में आ रहा है. तो लाइन से उसको सेंड करें. तो कोशिश करें कि आपका जो पेज नंबर है उस पर लिखे हुए हों और लाइन से आपके पेज नंबर यहाँ पर सेंड हो. तो हर पेज पर पेज नंबर लिखा हुआ होना चाहिए, पहली बात. दूसरी बात का ये ध्यान रखें कि जब भी आप वर्क को सेंड करें तो पेज को, पिक को थोड़ा सा तरीके से लें, ताकि मतलब धुंधला ना हो या फिर कुछ समझ में आए उसमें कि क्या लिख रहा है अंदर नोटबुक में. क्योंकि मैं चेक करूँगा, तो चेक करने के लिए आप नोटबुक को सेंड करें, ना कि ये दिखाने के लिए कि हमने होमवर्क कर लिया है. तो उसको चेक करने के लिए पिक इतनी क्लियर होनी चाहिए कि कम से कम वो चेक हो जाए, यानी समझ में आ जाए कि क्या लिखा हुआ है उस पिक के अंदर. बहुत सारे बच्चों ने जैसे वर्क सेंड किया है तो पिक बहुत ज़्यादा धुंधली है या फिर दिखाई नहीं दे रही है क्लियर, तो उनको अच्छे से मतलब पिक को थोड़ा कैमरे को इस तरीके से रखना है कि पिक सही से क्लियर आ जाए, लाइटिंग होनी चाहिए प्रॉपर, तो उसमें कुछ दिखे थोड़ा सा उसमें कि क्या लिखा हुआ है नोटबुक के अंदर. तो नाम वगैरह और जो भी चैप्टर आपने किया है उसका नाम तो एटलीस्ट दिख ही जाए. तो पिक को थोड़ा क्लियर लें और हर पेज पर पेज नंबर और अपना नाम लिखें. ठीक है, इन 2-3 बातों का ध्यान रखना है आपको. अब वर्क करना है आपको. सबसे पहले तो जो चैप्टर के अंदर वर्ड मीनिंग्स दी हुई होती हैं उन वर्ड मीनिंग को लिखना है. सेकंड टाइम आपको जो है वर्क करना है, ये जो क्वेश्चन आंसर हर पैराग्राफ के आगे आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलते हैं कुछ इस तरीके के, कुछ बीच बीच में, जैसे एक पैराग्राफ कंप्लीट हुआ वहाँ पर फिर क्वेश्चंस कुछ 4 या 2 क्वेश्चंस जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं जैसे, तो इस तरीके से क्वेश्चन आंसर लिखे हुए मिलते हैं. तो उनके बाद में आपको उन क्वेश्चंस को करना है. ये क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, ये पैसेज के क्वेश्चन आंसर हैं. मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है आपके ये टेक्सचुअल क्वेश्चन जो आते हैं, इनमें से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं वो पैसेज के साथ में आएंगे. जैसा कि आपके एग्ज़ाम में एक तो पैसेज आएगा, तो पैसेज में से क्वेश्चन आंसर आएंगे तो वो तो अंदर वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं. और जो मेन क्वेश्चन आएंगे, जो आपको कोई पैसेज नहीं दिया होगा इनका, तो वो क्वेश्चन आंसर्स ये वाले होते हैं. जो टेक्सचुअल क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्सचुअल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको हमेशा करने हैं वर्ड मीनिंग के और पैसेज क्वेश्चन आंसर्स के बाद में. तो इस तरह से आपको वर्क कंप्लीट करना है. सो वर्क करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर लिया करें. जैसे अभी ये जो स्क्रीन शो हो रही है आपको इसको पॉज कर लें और इसमें से पूरा वर्क राइट कर लें. फिर उसके बाद में नेक्स्ट पेज में आपको शो करता हूँ, यहाँ पर आपको वापस वीडियो को पॉज कर लेना है और 5-6 क्वेश्चन यहाँ से राइट कर लेना है. फिर इसके बाद में ये नेक्स्ट पार्ट जो है इसका यहाँ से कर लेना, यहाँ तक कर लिया. इसके बाद में वर्किंग विद द लैंग्वेज, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, यानी ग्रामर का पार्ट होता है. तो ये हम क्लास में डिस्कस करेंगे जब इसका रिवीजन करेंगे. ओके, तो ये वाला पार्ट आपको छोड़ देना है. और स्पीकिंग एंड राइटिंग वाला पार्ट भी आपका लेटर राइटिंग वगैरह और इस तरीके की चीज़ें हैं जो हम ग्रामर पार्ट में कवर करेंगे, तो वो भी हम क्लास के अंदर करेंगे. तो इसको भी आपको लीव कर देना है और आपका यहाँ पर वर्क पूरा का पूरा फिनिश हो जाता है. ओके,
तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो क्लास में करने की हैं, यानी आपको ऑनलाइन में करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल वो वर्क जो है मेन जो आपको दिखाया गया है वो वर्क आपको करना है। तो यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ। वर्किंग विद द टेक्स्ट में आंसर्स जो हैं आपके, डू यू थिंक एन इंडियन प्रिंसेस was short-sighted in their approach to the event of 1757, यानी क्या आपको क्या लगता है कि इंडियन प्रिंसेस जो थी वो शॉर्ट साइटेड कर दी गई थी, यानी इसको अनदेखा किया गया था या उसको दबा दिया गया था इन देयर अप्रोच टू इवेंट ऑफ 1757 की इवेंट के अप्रोच में। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, इसका आंसर आपको देना है। तो इसका आंसर होता है द इंडियन प्रिंसेस, इंडियन प्रिंसेस, ये प्रिंसेस नहीं है, प्रिंसेस मतलब बहुत सारे प्रिंस, यानी इंडिया के राजाओं को जो है शॉर्ट साइट कर दिया गया था। ये आपको इसके बारे में आपको क्या लगता है? तो यहाँ पर है यस, इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, यानी इंडियन प्रिंसेस को, जो इंडिया के प्रिंस थे, राजा थे, उनको क्या किया गया था, दबाया गया था। दे सॉ ओनली देयर मोमेंट्री बेनिफिट्स बट फेल्ड टू सी द ग्रेटर डिज़ाइंस ऑफ द ब्रिटिश, यानी वो केवल अपने मोमेंट्री बेनिफिट्स को शो कर पाए थे, लेकिन जो है फेल हो गए थे टू सी द ग्रेटर डिज़ाइंस ऑफ ब्रिटिश के ग्रेटर डिज़ाइंस को देखने में। दे ऑल्सो फॉट ईच अदर, यानी वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते भी थे, विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश की हेल्प ले लेके। ठीक है, तो इस तरीके से इनको ये परेशानियाँ हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू इन इंडियन प्रिंसेस, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन प्रिंसेस के बीच में किस तरीके से फूट डाली, या सबड्यू का मतलब होता है विभाजन करना, फूट डालना, तो उनके बीच में किस तरह से उसने फूट डालने के बाद में राज किया। तो इसका आंसर है द इंडियन प्रिंसेस कंटिन्यूसली फॉट अमॉन्ग देमसेल्व्स, यानी इंडियन प्रिंसेस जो थे, राजा थे, वो कंटिन्यूसली लड़ते रहे आपस में ही। दिस गैव द ईस्ट इंडिया कंपनी द अपॉर्चुनिटी टू स्प्रेड देयर विंग्स इन इंडिया एंड टू प्रमोट देयर ट्रेड इन इंटरफेयरिंग एंड हेल्पिंग वन प्रिंस अगेंस्ट अनदर, यानी इस तरह से इसी चीज़ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बढ़ावा दिया कि वो जो है इनके राजाओं के बीच में खुद ही लड़ाई हो रही थी आपस में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसमें एक तरीके से आग में तेल का, पेट्रोल का काम किया, वहाँ पर उस आग को और भड़काई, राजाओं को और भड़काया एक दूसरे के खिलाफ, और वो एक दूसरे के दुश्मन बनते चले गए। और वहाँ पर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर अपने विंग्स को, यानी अपने परों को इंडिया के अंदर बहुत अच्छी तरह फैला लिया था, और यहाँ पर दूसरों के बीच में दखलंदाजी कर करके और उनके बीच में फूट डाल के उन्होंने अपना राज स्थापित कर लिया था। मोर ओवर द कंपनी हैड बेटर वेपन्स, यानी यहाँ तक कि कंपनी ने बहुत अच्छे अच्छे वेपन्स भी तैयार कर लिए थे, एंड अ मच बेटर ट्रेंड आर्मी, और बहुत अच्छी ट्रेंड आर्मी भी तैयार कर ली थी, टू कॉन्कर टेरिटरीज, यानी टेरिटरीज़ को जीतने के लिए, अपने राज्यों को जीतने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे वेपन और आर्मी भी ट्रेन कर ली थी। तो वो किस तरह से उसको फ़ायदा किस चीज़ से मिला कि यहाँ के इंडिया के जो राजा थे उनके आपस में लड़ाइयाँ चल रही थी, और वो एक दूसरे को डिफीट करने के लिए या हराने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया करते थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प लेते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जब हेल्प लेते थे वो एक दूसरे को हराने के लिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को उसकी सारी चीज़ें पता चल गई, और उन्होंने यहाँ पर उनके बीच में फूट डालकर राज करना स्टार्ट कर दिया। तो यही हमेशा से हम इंडियंस की कमी रही है कि हम लोग दूसरों के बहकावे में आकर आपस में लड़ झगड़ लेते हैं, और उसके बाद में लोग हम पर राज करते हैं। तो ये हमेशा से हमारी बहुत बड़ी कमी रही है, और तो ये चलता आ रहा है हमेशा से, और अभी भी ऐसे ही चलता है। तो इस तरीके से हमें उस चीज़ को समझना चाहिए और उसको दूर करना चाहिए, यानी इस चीज़ का किसी को फ़ायदा ना उठाने देना चाहिए। अभी भी आजकल भी क्या होता है, हिंदू मुस्लिम में कोई भी लड़ाई करवा के और किसी भी तरीके से उसको हम क्या करते हैं, उसका साथ देते हैं। यानी अगर हम हिंदू हैं तो हम हिंदुओं की तरफ होके यानी उसका साथ देके और मुस्लिमों से नफ़रत कर लेते हैं, और अगर हम मुस्लिम हैं तो मुस्लिम जो है भड़कने के बाद में हिंदुओं से नफ़रत कर लेते हैं। तो ये एक गलत चीज़ है, और इसको जो है हम लोग शुरू से हमारी ये कमी रही कि हम इसके बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि इंडियन बहुत भोले भाले और सीधे साधे होते हैं, तो और फीलिंग्स भी इमोशनल भी होते हैं तो बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी भड़क जाते हैं। तो इस तरीके से इस चीज़ का उनको फ़ायदा मिलता रहा था अंग्रेज़ों को, तो उन्होंने हम पर इस तरीके से राज किया, और हमेशा से ये हमारे साथ में होता आया है। कोट द वर्ड बाई यूज्ड बाई राम मोहन रॉय, यानी कौन सा वर्ड जो है राम मोहन रॉय के द्वारा यूज़ किया गया, टू से दैट एवरी रिलीजन टीचर्स द सेम प्रिंसिपल, यानी हर धर्म एक ही चीज़ सिखाता है। इसके लिए क्या कोटेशन यूज़ किया था राजा राम मोहन राय ने, क्या कोटेशन यूज़ किया था कि गाय चाहे डिफरेंट कलर की हो सकती है,
चाहे कोई काली गाय हो, चाहे कोई सफ़ेद गाय हो, चाहे कोई चितकबरी गाय हो, सफ़ेद काली दोनों कलर की होती है, लेकिन दूध उसका हमेशा एक ही कलर का होता है। ठीक है, भैंस का भी दूध सफ़ेद ही होता है। तो काउज आर डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज सेम। ये इस बात को कहकर उसने कहा था कि चाहे धर्म कितने भी अलग अलग हों, लेकिन बात वो हमेशा एक ही तरह की करते हैं कि अच्छाई के काम वो हमेशा अच्छे ही करते हैं, चाहे कोई सा भी धर्म हो। तो ये उसने डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज सेम। यानी हर अलग धर्म का जो टीचर होता है वो अलग तरीके की चीज़ें सिखाता है, लेकिन उनका जो ओपिनियन होता है या फिर उनके जो लास्ट का जो कहना होता है उनका यही होता है कि वो हमेशा अच्छे काम करने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो उद्देश्य उनका सबका एक ही होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर एक्सप्लॉइट इंडियंस। यानी किस तरीके से ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे वो इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया करते थे। तो किस तरह से किया करते थे परेशान ब्रिटिश इंडियंस को। द ब्रिटिश मेड लॉज अंडर विच इंडियंस कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल। यानी इन ब्रिटिशों ने ऐसे ऐसे लॉज वहाँ पर ला दिए कि जिससे कि उनको बिना किसी अदालत के सुनवाई के इंडियंस को क्या कर दिया जाता था, जेल भेज दिया जाता था बिना किसी विदाउट ट्रायल के। गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन वर नॉट टैक्सड वेयर एज इंडियन फार्मर्स वर हैवीली टैक्सड। यानी ब्रिटेन से जो चीज़ें आती थी उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता था, और जबकि इंडियन फार्मर्स पर क्या था, बहुत ज़्यादा बहुत भारी टैक्स लगा दिए गए थे। इंडियन आर्टिसंस वर डिनाइड नॉट गिवन प्रमोशंस। यानी इंडियन आर्टिशंस वर डिनाइड रॉ मटेरियल। इंडियन के आर्टिशंस जो थे उनको रॉ मटेरियल मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। एंड केप्ट आउट ऑफ बिजनेस, और जो कि बिजनेस से बाहर हो चुके थे, यानी उनको बिजनेस से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल ही नहीं मिलता था तो बिजनेस कहाँ से कर दें। द इंडियन सेपॉइज इन द कंपनी वर लॉली पेड एंड नॉट गिवन प्रमोशंस। यानी इंडियन सेपॉइज जो थे उनको कभी भी जो है किसी प्रमोशन नहीं दिया जाता था, बहुत कम प्रमोशन किया जाता था उनका, और उनको बहुत ही कम तनख्वाह दी जाती थी। दस द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड इंडियन इन एवरी वे दे कुड। यानी इस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को उस हर तरीके से एक्सप्लॉइट किया या परेशान किया जिस तरीके से वो कर सकते थे। यानी जितने तरीके अपना सकते थे उन्होंने सब तरीके से उनको इंडियंस को परेशान किया था। नेम दोज दीज पीपल। यानी इन पीपल के आपको नाम लिखने हैं। तो इनके नाम क्या क्या है, तो देखो, द रूलर हु फॉट पिच्ड बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग। यानी ऐसा कौन सा राजा था जिसने जो लड़ते हुए मर गया था, शहीद हो गया था, एंड ब्रिटिश के अगेंस्ट उसने बहुत ही अच्छे से, मतलब बहुत तगड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। तो वो कौन सा राजा था जो इसमें दिखाया गया है, वो कौन था जो लड़ते हुए शहीद हो गया था? टीपू सुल्तान, रूलर ऑफ मैसूर। मैसूर का राजा टीपू सुल्तान था। सेकेंड क्वेश्चन है, द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म सोसाइटी। कौन सा पर्सन जो थे वो सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहते थे, दोबारा से बनाना चाहते थे? तो वो थे राजा राम मोहन राय, बंगाल से थे वो। तो राम मोहन रॉय जिनका नाम था, ये थे वो। एंड फोर्थ क्वेश्चन है, टू पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवॉल्ट। यानी दो पॉपुलर लीडर कौन से थे जिन्होंने उसमें रिवॉल्ट में हिस्सा लिया, यानी आंदोलन स्टार्ट किया? तो वो कौन थे? पेशवा नाना साहेब एंड कुंवर सिंह। ये दोनों जो थे, ये दो पर्सन थे जिन्होंने रिवॉल्ट में हिस्सा लिया। मेंशन द फॉलोइंग। यानी इनको मेंशन करना है। टू एग्जांपल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देन। यानी आपको सोशल प्रैक्टिसेस के बारे में एक्सप्रेस करना है, दो एग्जांपल देने हैं। तो यहाँ पर है चाइल्ड मैरिज एंड अनटचेबिलिटी। यानी कौन सी दो सोशल जो है एक तरीके से सामाजिक भेदभाव था या क्या चीज़ थी जिनको बहुत ज़्यादा तरीके से तवज्जो दी जा रही थी उस टाइम पे? तो वो क्या थे? एक तो था चाइल्ड मैरिज, यानी चाइल्ड मैरिज की जाती थी, जो बाल विवाह हम जिसको आज बोलते हैं। एंड अनटचेबिलिटी यानी अछूत तरीके से, यानी छुआछूत की जो भेदभाव था वो भी किया जाता था, तो उसके लिए भी वहाँ पर अंग्रेज़ों ने उसको हटाया। टू एक्सपेंसिव पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश। यानी ब्रिटिश ऑपरेसिव, टू ऑपरेसिव पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश। यानी ब्रिटिशर्स की दो ऑपरेसिव पॉलिसीज़ कौन कौन सी थी? तो इम्प्राइजनिंग इंडियंस विदाउट ट्रायल। पहली तो कौन सी पॉलिसी थी जो बहुत ज़्यादा ऑपरेस किया था इंडियन को उसने? तो पहली थी कि उन्होंने इंडियंस को बहुत ज़्यादा यानी बिना किसी कोर्ट ट्रायल के डायरेक्ट जेल भेजना स्टार्ट कर दिया था। तो इम्प्राइजनिंग इंडियन विदाउट ट्रायल, यानी बिना ट्रायल के जेल भेज दिया। एंड मेकिंग ब्रिटिश इम्पोर्ट टैक्स फ्री। और दूसरा क्या था? ब्रिटिश इम्पोर्ट को
टैक्स फ्री कर दिया और इंडियंस पर बहुत ज़्यादा लगान लिया, या उन पर ब्रिटिश फार्मर पर बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स किया गया। 2 वेज इन विच कॉमन पीपल सफ़र्ड, यानी 2 तरीके कौन कौन से थे जिनमें कॉमन लोग यानी आम आदमी को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी, वो थे, थर्ड का आंसर देखिए यहाँ पर, वो थे फार्मर्स हैविली टैक्सड, यानी वो किसान थे एक तो जिन पर बहुत ज़्यादा लगान लिया गया, टैक्स जो था उसको लगान कहा जाता था उस टाइम पे, तो वो लिया गया, वो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला तरीका था। दूसरा था आर्टिशंस वर फोर्स्ड आउट बाई ऑफ बिजनेस, यानी आर्टिशंस जो थे वो उनको क्या कर दिया गया, बिजनेस से बाहर कर दिया गया, उनको रॉ मटेरियल नहीं दिया जाता था, इस तरीके से उनके साथ में नाइंसाफ़ी की गई। 4 रीजन्स फॉर द डिसकंटेंट दैट लेड टू द 1857 वॉर, यानी 1857 का वॉर था, उसको इंडिपेंडेंस आज़ादी की लड़ाई थी, वो क्यों हुई, यानी उसके रीज़न क्या थे, मेन रीज़न क्या थे, तो वो 4 रीजन्स लिखने हैं आपको। तो पहला रीज़न था ऑपरेशन ऑफ कॉमन पीपल, यानी आम आदमी का शोषण करना, ये था पहला रीज़न। फार्मर्स एंड आर्टिशंस, यानी फार्मर्स का भी और आर्टिशंस का भी, यानी आम आदमी, फार्मर्स और आर्टिशन, इन तीनों का शोषण करना पहला रीज़न था। दूसरा रीज़न था लो सैलरीज एंड स्लो प्रमोशंस टू इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी, यानी इंडियन सिपाही जो थे, सोल्जर्स थे आर्मी में, उनको बहुत कम सैलरी मिला करती थी और बहुत स्लो प्रमोशन हुआ करते थे, यानी उनको नीचे पोस्ट पर ही रखा जाता था। तो ये दूसरा रीज़न था। तीसरा रीज़न था स्कॉनिंग ऑफ इंडियन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, यानी इंडियन कस्टम्स और ट्रेडिशन परंपराओं को एक तरीके से हटा दिया जा रहा था, हटाता जा रहे थे वो लोग, और वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को तवज्जो दे रहे थे और बहुत सारी चीज़ों को किया जा रहा था। अनेक्सेशंस ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट बाई एनी मीन्स, यानी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थे जो जिन पर इंडियन प्रिंसेस का राज था, वहाँ पर उनका अनेक्सेशन किया जा रहा था, उनको बाइकआउट किया जा रहा था एक तरीके से, किसी भी तरह से। तो ये 4 रीज़न बड़े रीज़न थे जिनकी वजह से 1857 की क्रांति करनी पड़ी या होनी पड़ी। ओके, तो अगेन यहाँ पर लास्ट पार्ट जो वर्किंग विद द लैंग्वेज है ये आपको नहीं करना है, इसके बाद में स्पीकिंग का पार्ट है वो भी हमें ग्रामर पार्ट में लेना है। सो यही आपके क्वेश्चन आंसर्स थे, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। सो यहाँ तक कि आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।